तो एवरेज का बेसिक मुद्दा क्लियर हो गया। एवरेज का मतलब इक्वल होना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता लग गया। फिर आपने एवरेज का बेसिक फार्मूला समझ लिया, ए इज़ इक्वल टू एस अपॉन एन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। मंथली सैलरी के बारे में भी क्लियर हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हमने काफ़ी किए थे, ध्यान रखना ये भी पहले हो रहे हैं, फिर मैं आपको जो प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो ये सब रिपीट होंगे, ठीक है ना। पहले मैं एक बार पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट करा दूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आपने ये सब क्वेश्चंस देखे, काफ़ी सारी बातें हमने समझी, ठीक है ना। ओके, ये मैं कराऊंगा अभी एलिगेशन वाले क्वेश्चन। और फिर हमने यहाँ तक हम पहुँच गए, तो चलो आगे किस, यहाँ तक पहुँच गए थे ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले 2-3 क्वेश्चन कल वाले ही करते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। पढ़िए, ज़रा ट्राई करिए। तो चलिए समझते हैं। एवरेज वेट ऑफ एल एम एन, तो एल एम एन 3 लोग हैं, तो एल प्लस एम प्लस एन एवरेज दे रखा है। तो अगर 93 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका सम आ जाएगा 279, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज वेट ऑफ एल और एम, इनका वेट कितना है बताइए, 89। ये दो ही हैं तो 2 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए हमें, 198। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एम और 178, हाँ राइट 178 आएगा, राइट। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद हम करेंगे 96.5 में 2 की मल्टीप्लाई, कितना आएगा 195। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपने कल भी किया था सेम, ओके। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है। अब यार ऐसे मत करो, हैं ऐसे मत करो भाई। 193 पक्का, हाँ तो हाँ 193 ठीक है। चलो अब बात को समझते हैं। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बताइए, एम की। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से एल और एम, एल प्लस एम की वैल्यू क्या है, इसको अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी 178 प्लस एन इज इक्वल टू 279। तो यहाँ से एन आ जाएगा, है ना। 279 माइनस के 178 कितना आ गया 101। अब अगर मैं इस इक्वेशन में लास्ट वाली में अगर n की वैल्यू 101 रख दूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी 92। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, माइनस हो जाएगा ना जाके, तो 92 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें m नहीं, उसमें कुछ भी आ सकता है। जैसे n तो आपने ऊपर ही निकाल लिया, है ना, और m आपने निकाल ही लिया। जब m और n आ गए तो वो भी l भी आ ही जाएगा, उसमें कुछ नया तो है नहीं। तो पेपर में पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, उससे कोई दिक्कत का विषय है नहीं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन ट्राई करिए सेम एग्जैक्टली। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 74 इंटू 3। करिए आप खुद से करिए। ठीक चल रहा है, ओके। तो इसमें रख देते हैं पहले वाले में इसकी वैल्यू, तो 136 प्लस जेड, जेड आ जाएगा, है ना। जेड कितना आ गया, इसमें से माइनस कर लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा। 11 माइनस 3 कितने होते हैं 8, 86 आ गया। तो जेड 86 अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो मुझे 156 में से किसको माइनस करना है 86 को, तो 0, 15 में से 8 गए 70। 70 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी बेसिक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आते कैसे, है ना। एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो आपने भी पढ़ा। अब देखो प्रीवियस ईयर में कैसे आएगा, इसको पढ़िए। देखिए एग्जैक्टली ये प्रीवियस ईयर है, देखो इस क्वेश्चन में जो अभी आपने पढ़ा कोई अंतर नहीं है, बस वैल्यू के अलावा। ऐसा पेपर में हमेशा होता है, देखो पढ़ो एक बार। तो ABC का एवरेज आपको 65 दे रखा है, तो आप इसका चलो करो करो ट्राई करो, जब भी तो समझ में आएगी बात। तो
इसको ट्राई करते हैं। तो अगर मेरे को a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो 65 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 3 की करूँगा, ये हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही मेरे को a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है जो कि दे रखी है 63.5। इसमें मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 127 तो 127, और मेरा a और c का भी सीन दे रखा है। तो a और c की बात करूं तो 67.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 135। 135 a प्लस बी की वैल्यू वही वाली बात इस वाली में डाल देता हूँ। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है। तो 135 प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 195। माइनस कर सकते हैं तो c की वैल्यू बताइए क्या आएगी, 195 माइनस के 135 कितनी आ गई, 60। बिल्कुल सही बात है। अब c की वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं लास्ट वाली इक्वेशन में तो a प्लस 60 की वैल्यू किसके इक्वल है, तो 60 आपको इधर माइनस करना है ना। तो क्या आंसर आएगा, 135 माइनस 60, तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7। तो 75, ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 135 कैसे गड़बड़ है, ओहो भाई कैसा जीवन चल रहा है, 127 कैसे आ सकता है भाई, अच्छा a प्लस बी, ओ मैंने नीचे वाला रख दिया, अच्छा मैं ओहो, अच्छा अच्छा पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया है। ओके ओके, ये 127 मैंने नीचे वाला देख के रख दिया। चलो वेरी गुड। तो कुछ किसी का आंसर आया, हाँ 15 में से 7 के कितने जाएंगे, 8 आ जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 माइनस 2, 68 आ रही होगी सी की वैल्यू, तो ये 68 माइनस होगा, हाँ तो ठीक है अब आ जाएगा। 15 में से 8 के कितने, 7, और यहाँ पर अपना 67। बिल्कुल, तो गलती ये हो गई कि 135 रख गया जबकि रखा कितना जाना था, 127। सी की वैल्यू 68 आ गई। अब आप इस वाली इक्वेशन को पकड़ेंगे, ये वाली को। अब इस वाली इक्वेशन में आपने सी की वैल्यू क्या डाल दी, ए तो ए था ही, तो ए प्लस 68 बराबर किसके है, 135 के, 68 इधर माइनस में जाएगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की, और इसने ए की ही वैल्यू पूछी है ना। तो आंसर किसका आ जाएगा, एक्चुअली इसमें सभी के आंसर आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल अभी जो आप पढ़ रहे थे, ये इसी साल के पेपर का क्वेश्चन है। देखो ये इसको पढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा अलग है बट आपको समझना है, कठिन नहीं है बस समझना। देखो पढ़ो पहले, तो आप पहले पढ़ो। 3 लोग हैं ABC और उनका एवरेज वेट है 70, तो इनका सम निकाल सकते हो, निकालो। तो A प्लस B प्लस C, अगर 3 लोग होते हैं और एवरेज अगर 70 है तो 70 में 3 की गुणा हो जाएगी, 210 आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात खत्म हो गई आपके क्वेश्चन की। अब इसने बोला जब डी ज्वाइन कर लेता है ग्रुप को तो एवरेज हो जाता है 60। अब डी अगर ज्वाइन करेगा तो 4 लोग नहीं हो जाएंगे, तो इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब एवरेज अगर 60 हो गया तो 60 में अब किसकी गुणा करेंगे, तो अब कितना आएगा वैल्यू, 240। अब रुक जाना थोड़ा सा, इन दोनों को देखकर किसी की वैल्यू निकल सकती है, डी की निकल जाएगी, तो निकाल लो डी की। सिंपल निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर यहाँ पे डाल दूँ 210, तो मेरे पास डी की वैल्यू फटाक से आ जाएगी जो कि 30 है, तो डी की वैल्यू आपके पास 30 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, डी की वैल्यू मेरे पास आ गई मुझसे। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए यहाँ तक की बात अभी ख़त्म हो गई है, यहाँ तक की, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक की बात ख़त्म हो गई। आगे पढ़ते हैं। एक आदमी है ई, जिसका वेट किससे कितना ज़्यादा है, डी से ज़्यादा है, तो ई का वेट भी आ जाएगा, फिर तो कितना आ गया, ई का वेट भी आ गया। ऐसे लिखते रहिए आप, जो चीज़ें आपके पास मिलती जा रही हैं। भाई ई का जो वेट है वो डी से कितना ज़्यादा है, तो डी का तो वेट तुमने निकाल लिया, तो ई का 5 ज़्यादा है तो 35 होएगा ना। ओके, यहाँ तक की बात भी खत्म हो गई। रिप्लेसेस ए, किसको वो करता है इस ग्रुप में, ये जो ई है ये किसको रिप्लेस करता है, ए को। तो रिप्लेस का मतलब होता है ए चला जाएगा और ए की जगह कौन आ जाएगा, ई। तो अभी ये ग्रुप बन जाएगा ई बी सी और डी,
देखो इसने लिखा भी हुआ है, देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी, वही हो गया ना, बी सी डी हो गया ना, बी सी डी। अभी 4 लोग हो गए, इनका एवरेज कितना है, तो इनकी भी गुणा कर लो 4 की, इनका भी सम आ जाएगा। 4 नाम 36, 3 4 पंजे 20 और 3 236 आ रहा है क्या, तो ये आ गया। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं आगे की कहानी आपको बताऊंगा। इसमें एक सिस्टमेटिक वे चल रहा है कि पहले 3 लोग थे, उनका एवरेज इतना था, तो उनका सम आ जाएगा। डी और आ गया तो ग्रुप हो गया ए बी सी डी का, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनका भी सम आ जाएगा। फिर उससे आप डी निकाल सकते थे, फिर ई की वैल्यू भी निकाल सकते थे, क्योंकि उससे 5 साल बड़ा है, 5 किलो ज़्यादा है, सॉरी सालों में भी होता है क्वेश्चन, ओके। और फिर उसने ए को रिप्लेस करा तो ए गायब हो जाएगा। जब किसी को रिप्लेस करते हैं आप, तो उस रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि इसकी जगह कोई और आके बच्चा बैठेगा तो ये चला जाएगा तो कोई और आएगा। टीम में बहुत होता है रिप्लेसमेंट, जैसे टीम 12 की होती है, मान लो क्रिकेट टीम या कोई भी टीम, तो उसमें रिप्लेसमेंट बहुत होते हैं कि भाई तुम नहीं खेलोगे, कोई और खेलेगा, क्योंकि 12 ही खेल सकते हैं। तो अब बात को समझ में आई आपको। अब ये कंडीशन से इनसे आपको निकालना क्या है, ये बताओ मुझे। ए की वैल्यू निकालनी है, तो आपका जो आंसर होगा वो ए की वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब बात को समझो आप, ये बताओ आपके पास डी की वैल्यू भी है, आपके पास किसकी वैल्यू भी है। अगर आप डी और ई की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो बी और सी आ सकता है, और फिर बी और सी को यहाँ रख देना, तो करते हैं काम को। तो भाई ई की वैल्यू कितनी है बताइए, 35, बी और सी तो बी और सी हैं ही, और डी की वैल्यू 30 है, और ये बराबर किसके है, 236 के। जरा बताना 35 और 36 कितने, 30 कितने होते हैं, 65 इधर माइनस कर दो, तो 236 में से आपने 65 माइनस करना है, ये एक आ गया। 13 माइनस 6 कितने होते हैं, 7, 171 आ रहा होगा। तो बी प्लस सी की वैल्यू 171 आ गई। अब इस इक्वेशन को ले लेते हैं, पहली वैल्यू को। हाँ, अब ए और बी प्लस सी की वैल्यू 171 और बराबर किसके है, 210 के। 171 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना, 39। तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 39, है ना। ये भी मैंने नोटिस करा, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हर साल पेपर में, किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन आता है। अब इसमें कि किलो की जगह बस एज बोल देगा, एवरेज एज 70 है या जो भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। सेम क्वेश्चन आता है कि उसने ई आया, फिर उसने उसको रिप्लेस कर दिया। मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 3-4 मतलब 2000 कोविड के बाद से ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है डिफरेंट एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। जैसे मैं एसएससी देखता हूँ, बैंकिंग देखता हूँ, यूपी के एग्जाम्स देखता हूँ, तो उन सब में रिपीटेड रहता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको सिस्टमेटिक वे में चलना है, कठिन नहीं है, एक बार करना पड़ेगा, दिक्कत बाजी कुछ बात है नहीं, ठीक है ना। चलें, ओके, चलिए अब इसको समझते हैं। पढ़िए, आराम से पढ़िए, दिक्कत नहीं है कुछ, पहले पढ़िए। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान 41 डिग्री है। तो सोमवार को मंडे कह सकते हैं, वेंसडे को WD कह सकते हैं, और फ्राइडे को F कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए, 3 दिन हो गए ना, ये मंडे, WD मतलब वेंसडे, और फ्राइडे तो फ्राइडे होता ही है। अच्छा, 41 में किसकी मल्टीप्लाई आपको करनी रहेगी फिर, तो ये आपका 123 आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बाजी नहीं। आगे बढ़ते हैं। एवरेज किसका, वेंसडे का, फ्राइडे का और थर्सडे का। वेंसडे, फ्राइडे और थर्सडे कितना है, इसमें भी 3 की ही गुणा करनी पड़ेगी आपको, तो ये 126 आ जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला कि थर्सडे का टेम्परेचर अगर 43 हो, थर्सडे का टेम्परेचर कितना हो, 43, तो आपको मंडे का टेम्परेचर बताना है, ठीक है। ओके, अब बात को समझते हैं। एक बात मेरी गौर से सुनिएगा आप, या तो ऐसा कर सकते हैं, 2 इक्वेशन है आपके पास, है ना। यहाँ अगर आप नोटिस करें तो वेंसडे और फ्राइडे दोनों में कॉमन है, नोटिस कर रहे हो। पहले में है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, दूसरे में वेंसडे, फ्राइडे और थर्सडे। तो वेंसडे और फ्राइडे दोनों में कॉमन है। अगर आप इस दूसरी इक्वेशन, या फिर कैसे भी कर लो, ये पहली इक्वेशन मान लो, ये क्या मान लो, या सिंपल ये कर सकते हो, यहाँ से वेंसडे और फ्राइडे की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो मुझे ये बताओ। वेंसडे फ्राइडे की वैल्यू आएगी 126 माइनस के टी। क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ, बस मुझे ये बता दो, किसी को दिक्कत तो नहीं इस बात में, टी इधर माइनस में आएगा ना। और इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा। तो करने जा रहा हूँ, मंडे प्लस वेंसडे फ्राइडे की वैल्यू क्या है, 126 माइनस टी, और बराबर किसके रहने वाला है, 123 के।
मज़ेदार बात क्या है, थर्सडे की वैल्यू आपको, इसकी वैल्यू जो है, ये थर्सडे तो था, हाँ थर्सडे, वैसे तो एक और काम कर सकते थे, हाँ थर्सडे की वैल्यू डाल देते, अरे क्या कर, हाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, थर्सडे की सीधे वैल्यू डाल दो ना, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। थर्सडे की सीधे, मैंने उसको टी लिख लिया ना तो मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा था। हाँ वेंसडे, फ्राइडे और थर्सडे की वैल्यू क्या है बताइए, इसमें डाल रहा हूँ, डाल सकता हूँ, बराबर किसके है, माइनस कर दीजिए। तो वेंसडे प्लस फ्राइडे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126 में से 43 को माइनस कर दीजिए, ये 3 आ गया, 83 आ गई होगी, आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, वेंसडे और फ्राइडे की 83 वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मंडे प्लस 83 बराबर 123, 40 आंसर आ जाएगा। चलिए जो लिख लीजिए, तो आपका राइट आंसर 40 आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। तो बेसिकली मंडे, वेंसडे और फ्राइडे तीनों का जो दे रखा था, वो क्या दे रखा था आपका, एवरेज 41, तो उसका सम आ जाएगा। ऐसे ही वेंसडे, फ्राइडे और थर्सडे की बात करें तो उनका भी सम आ जाएगा। थर्सडे की रियल वैल्यू उसने दे रखी थी, है ना, तो आपको मंडे की वैल्यू पूछिए। आप अगर देखें तो दूसरी वाली इक्वेशन में थर्सडे की वैल्यू आप डाल सकते हैं, जो कि आपने कितनी डाल दी, 43। इससे वेंसडे और फ्राइडे की वैल्यू आ गई, जो कि कितनी आ गई, 83। 83 अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हैं इस पहली इक्वेशन में, इन दोनों की वैल्यू, तो ये बात बनेगी, बस आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इक्वेशंस में लिंक है जो आपको आंसर की तरफ लेकर जाएगा, है ना। ये पेपर के ही क्वेश्चन है, पिछले साल के ही क्वेश्चन है, कुछ पुराने नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले साल के क्वेश्चन है सारे ये, जो अभी इसमें प्रीवियस ईयर मैं लगा के दे रहा हूँ आपको, है ना। चलें, आइए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको ट्राई करेंगे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। तो पहले समझिएगा, है ना, थोड़ा छोट आपको, मुझे बताइएगा आप, दिख रहा है आपको, विजिबल है। ओके देखिएगा, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो, इसने बोला एवरेज ऑफ 12 नंबर इज़ 39, तो 12 नंबर का एवरेज कितना है बताइए, 39। तो मुझे लगता है इनका सम निकल आ जा सकता है, अगर आप 12 की गुणा कर दें, वो सब देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर, तो इन्हीं में से जो लास्ट के 5 नंबर हैं उनका एवरेज है 35, तो इनका भी सम आ जाएगा, हाँ जी। और फर्स्ट 4 नंबर, फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज कितना है बताओ, 40। तो चलिए सबका पहले सम निकालते हैं, फिर बात करेंगे। पहले 12 की गुणा इसमें करेंगे, 12 निम्मा 108 होते हैं, 10 बचेंगे, 12 थी 36 और 10, देखना 468 आ रहा होगा। 40 की गुणा 4, 40 है, 40 है, 40 है, 40 की गुणा 4 में करोगे 160 आ जाएगा। 5 की गुणा 35 में करोगे 175, कोई दिक्कत। ये 4 नंबर का जोड़ है, कितने नंबर का जोड़ है, तो अगर मैं 4 और 5 नंबर को जोड़ दूँ तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, और टोटल जोड़ कितना हो जाएगा, 160 और 175। हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत हो तो लिख लीजिए आप भी यहाँ तक। भाई 12 नंबर का टोटल वो था, मतलब 39 एवरेज था, तो उनका सम आ गया 468। इन्हीं 12 नंबर में से 5 नंबर और 4 नंबर का दे रखा है एवरेज, तो इनका भी सम आ जाएगा। 4 और 5 नंबर टोटल आपके कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं, तो 9 नंबर की वैल्यू आपकी 335 आ गई। अच्छा, और ऊपर 12 नंबर का कितना जोड़ है, तो अगर मैं इन 12 नंबर के जोड़ में से, 12 नंबर के जोड़ में से अगर मैं इस 9 नंबर का जोड़ माइनस कर दूं, तो मेरे पास बचे हुए नंबर्स का आ जाएगा। और देखो बचे हुए नंबर की आगे बात कर रहा है, कौन कौन से नंबर की बात कर रहा है, 5th, 6 और किसकी बात कर रहा है, वो बात भी मैं करवाऊंगा आपसे, पहले इनका अंतर निकालो। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 133, ठीक है पक्का, ये वैल्यू सभी की सेम आ रही है मेरे जितनी। अब समझेंगे, अब बात करते हैं जो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अगली बात ही तो इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर ऐसे लिखेंगे आप, 6 नंबर और 7th नंबर, इन तीनों नंबरों की बात होनी है। अब कैसे बात होनी है ये समझिएगा गौर से, यही गेम है। तो इस लाइन को आप पढ़िए गौर से, ये लाइन आपसे कहना क्या चाह रही है। देखो ये लाइन आपसे ये कहना चाह रही है कि जो 5th नंबर है वो 6 कम है किससे, 6 नंबर से। जो 5वीं संख्या है वो 6ठी संख्या से कितनी कम है, 6 कम है। एंड मोर देन द 7th नंबर, और कितनी मोर देन है, तो तुलना किसकी हो रही है,
ध्यान से पढ़ो, दोनों जगह बात एक ही नंबर की हो रही है। दोबारा से पढ़ो, ऐसा समझ में नहीं आएगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है। खुद से पढ़ो उस लाइन को। तो बात किसकी हो रही है? पांचवी की। जिससे भी बात होती है उसी को एक्स मानेंगे हम, उसी को क्या मानेंगे, है ना। अब ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि जो पांचवा नंबर है वो 6 छोटा है छठे नंबर से। तो अगर मैं पांचवे को एक्स मान लेता हूं तो ये तो छठे से छोटा है, तो छठा इससे क्या होगा, 6 बड़ा। लिखने का तरीका समझे? पहले तो ये समझना पड़ेगा तुलना किससे हो रही है, तुलना हो रही है पांचवे से, तो पांचवे को एक्स मान लिया। अभी बताइए, पांचवा अगर 6 छोटा है तो छठा 6 बड़ा होगा ना। लॉजिक सोचो, अगर पांचवा नंबर 6 छोटा है किससे, छठे नंबर से, तो ऑब्वियसली बात है छठा नंबर 6 बड़ा होगा पांचवे से, तो एक्स, ये दोनों बातें एक ही तो हैं। अगर वो उससे 6 छोटा है तो दूसरा 6 बड़ा होगा। और यही पांचवा नंबर 5 किससे बड़ा है, सातवें से, तो ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, ये क्या होगा, x माइनस 5। आपके पास x में वैल्यू आ गई तीनों की, पांचवें नंबर की, छठे नंबर की और सातवीं। आप इसे लिखिए और मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तुलना पांचवें नंबर से हुई थी, पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है, तो अगर ये 6 कम होगी तो इसको 6 ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, तभी तो 6 कम होगी। सोचो, लॉजिक लगाओ। और यही पांचवी नंबर सातवीं संख्या से कितनी अधिक है। अब अगर ये 5 अधिक है तो इसको तो 5 कम होना पड़ेगा, तभी तो अधिक बनेगी। अब इन तीनों का जोड़, किन का जोड़, x प्लस 6 प्लस x माइनस 5, इनका जोड़ आपके पास कितना है बताइए, 133। इन्हीं का तो जोड़ है वो जो निकाला है आपने। x अगर 3 बार आएगा तो 3x हो जाएगा। अच्छा, प्लस का 6 और माइनस का 5 प्लस का 1 हो जाएगा, ये तो पता है ना आपको। देखो x एक जगह जोड़ेगा, तो अगर 3x है तो 3x हो जाएगा। प्लस का 6 और माइनस के 5 का वैल्यू मतलब प्लस का 1 बचेगा, और बराबर में क्या है बताइए, एक माइनस कर दीजिए, तो 3x का मान 132 आ रहा होगा। अब आप x से 3 से कट कर सकते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो देखना x का मान 44 आ रहा होगा। अगर x का मान 44 आ गया तो नंबर आ जाएंगे, पांचवा नंबर 44 ही है। 44 और 6 कितने होते हैं, छठा नंबर 50 है, और 44 माइनस 6 कितने होते हैं, वो सॉरी 44 माइनस 5 कितने होते हैं, तो आपके पास तीनों नंबर आ गए, पांचवा, छठा और सातवां। पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है छठे और सातवें का औसत बताएं। छठा नंबर क्या है, 50, सातवां नंबर क्या है, और औसत कैसे निकालते हैं दो नंबर का, तो जोड़ो इन्हें, 89/2। 89/2 कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 44.5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है ये, बहुत ही शानदार। तो सबसे पहले तो ये वाला जो काम हो रहा है ना लेफ्ट में, ये पहले नॉर्मल इंपॉर्टेंट काम है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट काम है जो आप राइट में कर रहे हो। मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐसे अगले क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम। सबसे पहले 12 नंबर का औसत 89 दे रखा था, आपने जोड़ निकाल लिया। इन्हीं में से 4, इन्हीं में से 5 के एवरेज दे रखे थे, आपने इनका भी जोड़ निकाल लिया। माइनस करा 12 में से 9 नंबर, तो 3 ही नंबर बचेंगे, और वो 3 नंबर कौन से हैं, पांचवा, छठा और सातवां। अब ये जो लाइन है यही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि तुलना किस नंबर से हो रही है। तो पांचवें नंबर से तुलना हो रही है कि पांचवा ही छठे से कितना छोटा है। अगर 5, तो जिससे तुलना होती है उसी को x मानते हैं आप, तो यहाँ फिफ्थ को x मान लिया। अगर वो 6 छोटा है तो डेफिनेटली छठा जो होगा वो 6 बड़ा होगा, तो 6 बड़ा हो गया। और सातवें नंबर से वो बड़ा है, तो सातवां नंबर छोटा होएगा। आपके पास x, ये जो वैल्यू आ गई फिफ्थ नंबर की x, सिक्स नंबर की x प्लस 6, और 7 की कितनी आ गई, x माइनस 5। आपके हिसाब से इनका जोड़ जो है वो किसके इक्वल है, 133 के। बाकी तो सॉल्यूशन आप देख ही रहे हो, x जोड़ेंगे 3x आ जाएगा, बाकी तो x की वैल्यू आ जाने के बाद आपके पास ये नंबर भी आ जाएंगे, 44, 50 और 39। किसका एवरेज पूछा था, 6 और 7 का। किन्हीं भी दो नंबर का एवरेज निकालना है तो उनका जोड़ना होगा, उनको किससे डिवाइड करना होगा, 2 का पूछेगा तो 2 का जोड़ बाई 2, 3 का पूछेगा तो 3 का जोड़ बटे 3, ये रहेगा। क्लियर, आइएगा चलते हैं, चले आइए। चलिए सेम क्वेश्चन है और हम इसको थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करेंगे। पहले आप वैल्यू निकालेंगे फिर हम बात करेंगे।
एवरेज ऑफ 16 नंबर, 16 नंबरों की बात हो रही है, तो बताइए 16 नंबरों का एवरेज कितना है? 48। तो सम भी निकाल पाएंगे हम, 16 गुणा 48। अब ये बताइए इनमें से फर्स्ट 6 नंबर, तो पहले 6 नंबर की बात भी करेंगे, उनका 45 है एवरेज, और बाद के 7 नंबर इनका एवरेज है 53। तो गुणा करनी पड़ेगी। अब करते हैं गुणा, तो 16 की गुणा करते हैं 48 में, 16 चौका 600, 768 आ जाएगा। वेरी गुड। 6 की गुणा कर लेते हैं, 240 और 30 270 है। 7 की गुणा कर लेते हैं, 350 और 21 371 है। मैं मालूम है कैसे कर लेता हूँ, देखो मैं जैसे कर रहा हूँ 7 की गुणा 53 में, तो 53 को ना मैं ऐसे तोड़ लेता हूँ दिमाग में, 50 + 3, मैं ऐसे दिमाग में तोड़ लेता हूँ। तो 7 की गुणा 50 में करना कोई बड़ी बात नहीं है, 350, और 7 के 21, तो 350 में 21 जोड़ोगे क्या आएगा? ऐसे मैंने इसको भी 40 + 5 में तोड़ लिया था। तो 6 की गुणा 40 में करी 240, और 5 में करी 30, तो 240 और 30 कितने होते हैं? 6 नंबर और 7 नंबर कितने हो गए? 13 नंबर। जोड़ बताइए, 631 41। वेरी गुड, यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई दिक्कतबाजी वाली बात नहीं। 641 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 7 2 1 127 आना चाहिए आपका सम लास्ट वाला। यहाँ तक बताइए सबका 127 आ चुका है, क्योंकि कहानी तो यहाँ के बाद शुरू हो गई। सभी 127 में कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में कोई परेशानी, एवरीथिंग डन। अब सुनिए, अब इसने बोला कि जो 7वां नंबर है, 7वां एंड 8वां जो नंबर है, वो रेस्पेक्टिवली 3 और 7 बड़ा है किससे? हाँ, तो बताइए तुलना किससे हो रही है, आप हिंदी में पढ़ लीजिए। हाँ, 7वां और 8वीं संख्या 3 और 7 है, जो कि जो 9वीं संख्या से अधिक है। तो ये कुछ हिंदी में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, लिखा ऐसे होना चाहिए था कि 7वीं और 8वीं संख्या 3 और 7 अधिक है 9वीं संख्या से। तो तुलना किससे हुई? तो 9वीं को क्या मानेंगे? एक्स। तो लिखिए, पहले तो लिखिए इन सबको। पहली बात हो रही है 7th पहले लिखिएगा, फिर 8th लिखिएगा, और फिर 9th लिखिएगा। तो 9th को आप एक्स मानेंगे। अब बताइए 7वीं कितनी ज़्यादा है? तो ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? ज़्यादा मैथमेटिक्स में प्लस में लिखा जाता है। अच्छा, और दूसरी कितनी ज़्यादा है? आ गई आपके पास तीनों वैल्यूज़, इनको जोड़ेंगे तो x + 3, x + 7 और प्लस x, और ये बराबर किसके आ गया? 1 2 7। जोड़ लेते हैं 3x, और ये प्लस का 10 आ जाएगा, बराबर 127। 10 इधर माइनस कर दीजिए, 117। 3 से कट जाना चाहिए, 3 3 9 3 9 27। तो देखना x की वैल्यू 39 आ गई। पक्का? किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, मतलब क्या पूछ रहा है? 7th और 9th। अगर 7th और 9th का ही पूछ रहा है तो 7th और 9th को ही निकाल लेते हैं भाई। 7th नंबर आ जाएगा 39 + 3 कितना? 42, और 9th तो है ही 39, तो एवरेज कितना आएगा? 42 + 39/2। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, 81/2, जिसका मतलब आएगा 2 चौक 8, 40.5 आ रहा होगा। तो 40.5 आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी बदलाव तो होंगे ही होंगे, वो तो होने ही चाहिए पेपर में, है ना। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, मैंने आपको अगले टेस्ट का बता ही दिया। अगले टेस्ट में आपका CI, SI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और ये भाई साहब। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे अगर मैं 40 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा तो जो पिछले चैप्टर्स हैं उनके 5-5 6-6 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे जो लेटेस्ट चल रहा है। लेकिन पिछला चैप्टर अब ख़त्म नहीं होगा, ये समझिए वो चलता ही रहेगा। मैं लिख दूंगा, अभी होगा नेक्स्ट क्या नाम है, दिसंबर में आपका वो टेस्ट, है ना, पहले जब भी होगा, जब 20 तारीख को होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। डेट आपको फिक्स में करके बता दूंगा। वही 40-50 से कम नम क्वेश्चन का कोई पेपर नहीं होगा, क्योंकि पिछले चैप्टर के भी अगर 6-7 क्वेश्चन डाले जाएंगे तो इतना तो हो ही जाएगा। हो सकता है एक दिन ये पेपर में 100 ही क्वेश्चन हो जाए मैथ्स के, कोई बात नहीं, 1.5 घंटे पेपर कर लेंगे। क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत तो तुम्हें कुछ होनी नहीं चाहिए। जब तुम्हें 80,000 सैलरी लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो 80 क्वेश्चन करने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए? आइए आगे बढ़ते, ट्राई करिए।
कैलकुलेशन ठीक से करिएगा और खुद से ही करिएगा कैलकुलेशन, है ना। यहाँ पे तो बस ये देखने के लिए कंफर्म करो कि मेरा सही आ रहा है कि नहीं वैल्यू। तो 5 नंबर की वैल्यू आपको 40 दे दी और सिस्टमेटिक बनाया करिए इससे कि क्लैरिटी रहा करे। 4 नंबर की 44 दे दी। 12 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल 5 की कर सकते हैं, सही चल रहा है। तो 9 नंबर्स का जो सम आ रहा होगा वो 376 आ रहा होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो 9 नंबर का जो सम आया वो कितना आया, 376। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, अब 376 अगर आप इसमें से माइनस कर देते हैं तो कर दीजिए। 14 माइनस 6 कितने होते हैं, 128 आ रही है वैल्यू। ओके, तो 128 आ गया। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ओके डन। ओके, अब आती है आगे की बात को, जो आगे कहना चाह रहा है पढ़िए। अभी कह रहा है कि जो 6 नंबर है वो 6 छोटा है किससे, 5th से, और 5 छोटा है किससे। तो इस बार तुलना किससे हुई, ध्यान से पढ़ेंगे। कहाँ गया, छठी संख्या 5वीं संख्या से कितनी कम है और 7वीं संख्या से कितनी कम है। तो तुलना किससे हो रही है, छठी से। आप लिखेंगे ऐसे ही 5th के बाद ही तो 6 आएगी, फिर क्या आएगी। लिखने का तरीका सेम ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 6 को पहले लिख लिए। अब बस 6 को x मान लो। अब मुझे बताओ 5वीं जो संख्या है वो 6 संख्या 6 कम है 5वीं से। तो अगर ये 5वीं से 6 कम है तो ये 6 ज़्यादा होगी ना। छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, मतलब तो जब इसको आप x प्लस 6 मानोगे 5वीं को, जब भी तो 6 कम होगी। आराम से सोच के इस बात को समझो, रटना कुछ नहीं है। देखो इसने क्या बोला कि जो छठी संख्या है वो 5वीं संख्या से कितनी कम है, तो ये तो कम है ना छठी संख्या, जो कि आपने क्या मानी हुई है, ये कम है, तो ये क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो x प्लस 6 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला आगे, क्या बोला, हाँ, और 5 कम है किससे, ये छठी संख्या इससे 5 कम है ना, इससे 5 कम है, तो ये भी ज़्यादा ही होगी फिर तो। भाई छठी संख्या दोनों से ही कम है, 5वीं से भी कम है और 7वीं से भी कम है। अब इनको जोड़ो, तो x जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, 6 प्लस 5 11 होते हैं, बराबर 128। माइनस कर देंगे 117, तो x की वैल्यू फिर से 39 ही आ गई है शायद। पूछ क्या रहा है, 6 और 7, तो 6 और 7, तो 6 तो 39 ही आ गया और 7th आ गया 43, नहीं 44, है ना। इनका वो बताना है एवरेज, तो 39 प्लस 44/2, 83/2, तो 2 चौका 8, 41.5। तो आई थिंक अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया करना क्या है ना। डिफरेंट एग्जामिनेशंस में रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बाकी आपके कोई भी अगर आप छोटा पेपर देते हैं तो ये सब तो नॉर्मल होते हैं उनके लिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसमें वैल्यूज़ बदलेगी, बाकी कंसर्न नहीं बदलेगा। ठीक है, वैल्यूज़ तो बदलेंगे 101%। ठीक है, ओके, तो कॉन्सेप्ट आपका वही रहने वाला है। चलिए तो इसको करते हैं। अब बेसिक मतलब और क्वेश्चंस आ गए। अभी आपने किया था, जल्दी से करके बताओ, बहुत जल्दी, बस कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो a प्लस बी प्लस सी, तो 148 में आप 3 की मल्टीप्लाई करने जाएंगे, और a और b की बात करते हैं। 136 में आप 2 की मल्टीप्लाई करने जाएंगे, और b प्लस सी की भी बात करते हैं। 125 में भी आप 2 की मल्टीप्लाई करने जाएंगे, तो यह आ जाएगा 420 और 24, 444 है। ये आपका आएगा 260 और 12, 272 है। ये 240 और 10, 250। ओके, तो अब अगर आप ध्यान दें तो आप कर लेंगे। आप कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू इस ऊपर वाले में डाल देता हूँ, तो 272 प्लस का c बराबर किसके,
माइनस कर लेते हैं तो सी की वैल्यू आ जाएगी 444 माइनस के 272, तो ये 2 आ गया, 7 और 172, सी की वैल्यू आ गई, आपको यहाँ पुट करनी है। तो b प्लस 172 और बराबर 250। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ये 3 इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये कौन सी इक्वेशन है? तीसरी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस दूसरी इक्वेशन से a प्लस बी की वैल्यू जो कि मेरे पास 272 में, इसमें रख रहा हूँ। तो जब a प्लस बी की वैल्यू 272 रखूँगा तो c तो c रहेगा, और बराबर किसके है? तो c की वैल्यू क्या आ जाने वाली है? 172। अब मैं ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें c में क्या वैल्यू डालने वाला हूँ? 172। 172 अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो b की वैल्यू मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगी? जो भी आएगी भी निकालेंगे, ठीक है। 250 माइनस कितना? हाँ, तो 172, तो आप कर सकते हैं। तो 250 माइनस के 172, क्या है आंसर? 78। तो 78 इसके राइट वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला करेंगे, पहले पढ़िए और सोचिए क्या करोगे आप इसमें। ग्रुप्स मान लो या सेक्शन भी मान सकते हो, जैसे आपके स्कूल में होते थे। कितने कितने बच्चे हैं सेक्शन में, और कितना कितना एवरेज है? तो गुणा तो करनी पड़ेगी, टोटल तो निकालना पड़ेगा मामला। ऐसे नहीं होता है इसमें कुछ जो ऐसे डायरेक्टली कर दो, आपको पहले गुणा करके टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइए समझते हैं। 3 ग्रुप हैं, पहले में 50 स्टूडेंट हैं, दूसरे में 56 स्टूडेंट हैं, और तीसरे में 44 स्टूडेंट हैं। पहले का एवरेज है 55, दूसरे का एवरेज है 52, और तीसरे का है 40। ये इनका एवरेज है। तो आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। दूसरे की करेंगे 56 और 52 की, कर लीजिए साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। उनतीस 12। ओके, अब इनको आप जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो 7422 आ रहा है क्या? 6400, 7400, 74 आएगा, है ना। ओके, इनको जोड़ लीजिए, एक 150। पहले देखिए आप सभी, यही वैल्यू आ रही है क्या? तो 7422 इनका सबका सम आया, और 150 बच्चे हैं। अब पूरे पूरे उसका आएगा सभी का। तो टोटल स्टूडेंट है 150, और उनका जो योग है वो 7422 है। तो बताइए एवरेज कैसे निकालेंगे आप? 7422 डिवाइडेड बाई वॉट? 150। 3 से कट रहा है, फिर 15 से, चलो पॉइंट तो बाद में लगा लेंगे, 15 से भाग कर लेते हैं इसे। ये 150 से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 150 से ही कर लो, काटो वाटो मत। 15 से 4 बार जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं। 600, 2 4 1, फिर 2 ही आ जाएगा। 15 निम्मा 135 होते हैं, तो 49 पॉइंट समथिंग। ओ, 2 आंसर है 49 के, 2 आंसर है 49 के, तो करना ही पड़ेगा। 72 आ गया, पॉइंट लग गया 0, 15 वही 4 बार, 49.4, तो ये आंसर होगा। ये नहीं होगा फिर, है ना। तो 49.48 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन ही मानेंगे, बाकी तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो ये वाली बात आपको समझनी है। चलें, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए पढ़िए, समझिए और करिए। 50 छात्रों की कक्षा में द क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 40% गर्ल्स हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि 50 स्टूडेंट हैं और उनमें 40% गर्ल हैं, तो 40% आप 50 का अगर निकालने जाएंगे, 40% का मतलब होता है 40/100, तो 20 आ जाएगा। तो 20 तो गर्ल्स हो गई। अब 50 में से अगर 20 गर्ल्स हैं तो बाकी कौन होंगे? बॉयज़ ही होंगे।
तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेट ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ का जो एवरेज है, ये बॉयज़ हैं ध्यान रखिएगा, इनका एवरेज वेट है 62 और गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है 58, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पूरी क्लास का एवरेज वेट बताओ। तो पहले तो आपको इनका सम निकालना पड़ेगा, गर्ल्स का भी और बॉयज़ का भी। तो ये आ जाएगा 20 गुणा 58, कितना आ जाएगा 1160, वेरी गुड। और बेटा इसका भी निकालो 1860, ये 1860 आ गया। अब इनको जोड़ना होगा 1160 को और 1860 को, कितना आ गया 3020। और बच्चे तो कितने थे टोटल 50 ही थे, है ना। तो आपको सभी का पूछा है, हाँ। तो सभी का एवरेज निकालने के लिए आपको 3020 को किससे भाग कर देना चाहिए 50 से। तो 5 अंक 30, 0 5 चौक 20, देखना 60.4 आना चाहिए आंसर। तो 60.4 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस एक सिस्टमेटिक वे में जाना है और कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, बस ये मुद्दा, ठीक है। ओके, पढ़िए। फाइल में आज आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्वेंटी 25 गर्ल्स का जो एवरेज है वो 11.2 है ना। तो 25 गर्ल्स हैं और उनका जो एवरेज है वो 11.2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिमेनिंग 15 गर्ल्स हैं और उनका जो एवरेज है वो है 10 साल। तो पूरी सभी का एवरेज पूछा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी। 11.2 में आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी 25 की, और यहाँ पर 15 की 10 में। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर यहाँ कर लेते हैं। 25 की 2 में करूँगा, पॉइंट को भूल जाइए अभी। 25 दूनी 5 आ गया। 25 एकम 25 और 5 कितने होते हैं 3। 25 एकम 25 और 3 तो 280 आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक पे पॉइंट लगा दी। 280 प्लस 150 कितने होते हैं 430। कितने बच्चे हो गए टोटल, तो 40 स्टूडेंट का जोड़ है 430। तो आपको एवरेज पूछा, 0 से 0 कट हो गई, तो एवरेज आएगा आपका 43/4, 10.28 नहीं 10.75 है, हाँ 10.75। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी कर सकते हैं। ओके, आइए जरा आगे। नंबर कॉन्सेप्ट में सबसे बाद में कराऊंगा आपको, पहले आप आ जाइए थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो आज आप हेडिंग डाल दीजिए एलिगेशन कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आज इंट्रो हो जाएगा, जिससे कि कल इसके बढ़िया से क्वेश्चन डन हो जाए। एलिगेशन कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज बहुत कॉमनली यूज होता है पेपर में। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये जानते हैं, है ना। एलिगेशन लगता कब है ना। तो एलिगेशन तब लगता है जब दो चीज़ें कुछ हो रही हों और उनका इफेक्ट किसी एक चीज़ पे पड़ रहा हो, देन वी कॉल द एलिगेशन लगेगा। कैसे, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मान लो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं क्लास में, बॉयज़ के कुछ मार्क्स आए और गर्ल्स के कुछ मार्क्स आए, या बॉयज़ में से कुछ बॉयज़ पास हुए, गर्ल्स में से कुछ बॉयज़ पास हुए। लेकिन अगर मैं क्लास टीचर हूँ तो मैं तो पूरी क्लास का हिसाब बताऊँगा ना। आई नो कि मैं, मेरे से प्रिंसिपल या कोई पूछ सकती है कि लड़के कितने पास हुए, तो बोलूँगा जी इतने हुए। लड़के कितनी पास हुई, कि पूरी क्लास कितनी पास हुई। तो बेसिकली जहाँ भी दो चीज़ों का संबंध फाइनली तीसरी पे इफेक्ट पड़ता है, तो वहीं पे आपका एलिगेशन का यूज़ होता है, ठीक है ना। मार्क्स ही नहीं, आपके मिक्सचर में भी यूज़ होता है, पूरा चैप्टर भी एलिगेशन एंड मिक्सचर, है ना। जब आप दो चीज़ों को मिलाते हैं तो ये मैंने जो ऐसे हाथ बनाया अभी ऐसा ही काम करेंगे हम एलिगेशन में, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को आप समझिए और इसको जानने की कोशिश करिए। कोई क्लास है जिसमें एवरेज स्कोर गर्ल्स का कितना है बताइए
तो जो गर्ल्स का एवरेज स्कोर है वो है 73। और ये बताइए बॉयज़ का कितना है? बॉयज़ का है 71। और एवरेज स्कोर पूरी क्लास का, तो पूरी क्लास में गर्ल्स भी आएंगी और बॉयज़ भी आएंगे, तो उसको आप कहाँ लिखने वाले हैं? बीच में। और एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, हमेशा अगर आप दो चीज़ों को मिलाकर तीसरी चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो हमेशा बीच में ही आएगी। देखो आप नोटिस करो, 71.8 73 से तो छोटा है और 71 से क्या है? ऐसा ही होगा हमेशा। अगर आप पानी और नींबू को मिलाएंगे तो नींबू पानी बनेगा, है ना। अगर आप उसमें, अगर आप बेसिकली अगर हम बात करें, पानी में कोई स्वाद नहीं होता, नींबू में अपना बहुत नींबू को आप डायरेक्टली तो चखेंगे तो बहुत कठिन होता है ना चखना, लेकिन जब आप दोनों को मिला देते हैं तो एक बीच की चीज़ आ जाती है, होता है कि नहीं। तो द पॉइंट इज़ कि एलिगेशन भी ऐसे ही काम करता है कि दो चीज़ों को मिलाकर तीसरी चीज़, तो ये बीच में आप हमेशा ऐसी चीज़ आएगी जो जो ना इससे किसी से कम होगी वो, और किसी से क्या होगी? ज़्यादा। तो जब भी ऐसी काम होता है तो कैसे लगता है एलिगेशन, समझ लीजिए। एलिगेशन हमेशा क्रॉस चलता है। क्रॉस से मेरा क्या मतलब है? ऐसे। पहली बात तो गर्ल्स और बॉयज़ मिलकर ही टोटल आते हैं। एलिगेशन ऐसे क्रॉस चलता है। क्रॉस से मतलब है, देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़े में से छोटा माइनस होकर यहाँ लिखा जाएगा, और अब फिर इधर चलेगा। अब बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 71.8 में से क्या माइनस होगा? और वो यहाँ लिखा जाएगा। तो मैं दोनों बातों को लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे लिखना है 73 माइनस के 71.8, और यहाँ पे लिखना है मुझे 71.8 माइनस के 71, है ना। अब इसका सॉल्यूशन करना होगा तो यहाँ तो 0.8 ही आ जाएगा पक्का। यहाँ पे क्या आएगा? 1.2 पक्का। पॉइंट हटा देंगे, ठीक है कर रहा हूँ मैं। पॉइंट हटा देंगे और इसे कट कर लेंगे। आप नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो 4 से कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। मैं भी यहीं लिख देता हूँ छोटा सा। तो ये आ गया 2, और ये कितना आ गया बताइए? 3। अभी सुन लीजिए, ये किस चीज़ का रेशो आया है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्या थी? नहीं, ये क्या थे? मार्क्स थे। मार्क्स हमेशा किन के आएंगे? तो ये जो नीचे रेशो आता है ये हमेशा स्टूडेंट्स का आता है। मतलब एलिगेशन में डिपेंडेंट थिंग आती है। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय होते या सैलरी होती तो यहाँ पे एम्प्लॉय आते, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मार्क्स हैं तो मार्क्स आते ही किसके हैं? छात्रों के। तो ये नीचे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब दो तो लड़कियाँ हैं कि स्कूल में, यहाँ के हिसाब से दो रियल नहीं है बट रेशो है, तो दो तो लड़कियाँ हैं और लड़के कितने हैं? तो ये बताइए, अगर 2 लड़कियाँ हैं और 3 लड़के हैं तो टोटल कितने हैं? पूछा किसका परसेंटेज है? तो गर्ल्स का परसेंटेज कैसे निकलेगा? ऊपर गर्ल्स आएंगी, नीचे टोटल आएगा, और इनटू परसेंटेज बनाने के लिए उसमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 100 की। गर्ल्स कितनी है बताइए? 2। टोटल कितना है मामला? 5, और गुणा किसकी करेंगे? 100 की। बस आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 20 की गुणा 2 में। तो कितने प्रतिशत गर्ल हैं आपके स्कूल में? 40%। बाकी 60% कौन होंगे? लड़के। समझ आया फंडा? हमेशा जब भी परसेंटेज निकालनी होगी तो नीचे टोटल वैल्यू आएगी। एलिगेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, निर्भर चीज़ आती है नीचे। तो अगर ऊपर मार्क्स हैं तो नीचे स्टूडेंट आएंगे, है ना। अभी एम्प्लॉय वगैरह में भी क्वेश्चन आएगा, तो सैलरी आएगी तो सैलरी किसको मिलेगी? एम्प्लॉय को। तो नीचे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है ना। एक बार इसको देखिएगा। आज हम बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं एलिगेशन का। कल हमारी क्लास इस पर पूरी बेस्ड रहेगी, जिसमें आप एक एक पिन पॉइंट इसका समझ जाएंगे। तो बॉयज़ का मामला आप समझ रहे हैं, 80 है। गर्ल्स का कितना है? 95। और सभी का कितना है? 88। तो चलिए ज़रा माइनस माइनस कर लेते हैं थोड़ा। ये 8 आ गया, इधर करेंगे तो कितना? 5 7। तो रेशो आ गया 7 8 का। ये मार्क्स थे तो ये स्टूडेंट ही आएंगे। किसका परसेंटेज पूछा है? बॉयज़ का। अगर बॉयज़ का परसेंटेज पूछा है तो ऊपर कौन आएंगे बताइए? बॉयज़। नीचे टोटल आएंगे, टोटल, और इनटू क्या करेंगे? 100। बॉयज़ हैं आपके 7, टोटल हैं 15, और गुणा 100 तो आप जानते ही हैं।
5 तिया 15, 5 दूनी 10, 140/3 जो भी आ जाएगा। 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 40 सही, 2/3%। तो आपके जो बॉयज़ का परसेंटेज है वो 46 सही 2/3% है। कल मैं इसका मेन खुलासा करूँगा एलिगेशन कैसे काम करता है। होपफुली आपको आज की बात समझ आई। फाइल में शेयर करूँगा ग्रुप पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप इसका एवरीडे रिवाइज़ करें, पिछले चैप्टर्स को छोड़िएगा मत। आपके पास फिर से एक बढ़िया मौका है, ठीक है ना, अपने चैप्टर्स को डन करने का। टेस्ट आपका फिर से वही CI, SI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और एवरेज भी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक हो ही जाएगा, तो एवरेज भी उसमें इंक्लूड आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहेगा। तो पिछले चैप्टर अब जाएंगे नहीं, वो आते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, उनका कोई वो नहीं है। आप इसके लिए भी टाइम निकालो, क्योंकि जब आप एक बार क्लास कर लेते हो तो घर जाके मुझे लगता है 1 घंटे में आपका इसका काम हो जाता होगा, है ना, नई चीज़ें सीखनी है तो। अब पुरानी चीज़, क्योंकि देखो मैथ्स को आपको 2-2.5 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि आपको पूरे नंबर देती है। मैथ्स रीजनिंग दोनों ही पार्ट ऐसे हैं, है ना। तो जैसे अगर आप रीजनिंग को अगर 1 घंटा दे लेते हैं तो रीजनिंग 1 घंटे में अच्छे से हो जाती है, 1 से सवा घंटे में। अगर मैथ्स आपका ठीक है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो 1 ही घंटे में हो जाता है। लेकिन देखिए ठीक तब तक मानिए जब तक आपके 90% नंबर नहीं आ रहे, है ना। अब जैसे कुछ बच्चों का कल जो टेस्ट था, कितने क्वेश्चन थे, 40, हाँ, तो 80 क्वेश्चन का टेस्ट था। अगर 80 का आप 90% निकालेंगे तो 72 नंबर होंगे। किसी के भी नहीं है 72, तो चलो 90 नहीं तो 80 निकाल लो, तो 64 नंबर हैं, बस एक ही बच्चे के हैं बस 64 से ऊपर। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब बस आपसे ये है कि 80% तो आप समझ रहे हैं ना। आप ही सोचो, मैं देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कितने नंबर आए, मैं भी 60% वाला ही हूँ 12th में। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, वाली बात है ना। लेकिन फिर हम BSc में अच्छे नंबर आए, फिर MCA में हम सेकंड नंबर था मेरा पूरे कॉलेज में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, फिर मैंने 4 बार CGL निकाला, मैं DV देकर आ चुका हूँ, 3 बार मैं बैंक PO निकाल चुका हूँ, 4 बार मैं CDS जा चुका हूँ। इसका मतलब ये सब नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरा आपसे ये कहने का मतलब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी 12th में क्या करा, 10th में क्या करा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या सीख रहे हो, मुद्दा ये है ना। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नहीं तो उसमें लिखा होता ना कि भाई साहब आपके 80% नंबर होंगे तभी फॉर्म भरना, ऐसा तो नहीं होता है। तो मेरा बस आपसे ये कहने का मतलब है, अब क्या सोच रहे हो, मुद्दा ये है। तो आप ही सोचो, अगर आप किसी बच्चे को देख रहे हो, है ना, आप खुद उसको देखो कि आप उसको देख रहे हो कि भाई इसके 80-85% नंबर हैं, तो कुछ तो होगा इसमें। तो आप ऐसा मतलब इस तरीके से, तो अगर आप जैसे देखो, कुछ चीज़ ऐसी है जिसको 80% आप नहीं पकड़ सकते, जैसे GS को 80% आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपका बेसिक बैकग्राउंड वो नहीं है। आपका बेसिक बैकग्राउंड भी मैटर करता है। लेकिन ये मैथ्स, जनरल मैथ्स है, ये सभी ने 10th तक पढ़ाई होता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन 2 ही चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है आप रोज़ कंसिस्टेंसी, तो वो तो आपको बनानी पड़ेगी। कैलकुलेशन की बात करें वो करने से आएगी, है ना, कॉन्सेप्ट आप सीख ही रहे हो। अगर आप, है ना, तो इस तरीके से करो, तो ये तरीका है करने का। तो ऐसे करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, मामला यही है। तो बढ़ो, मेरे हिसाब से हर आपका जिस दिन 80% के आसपास टच करने लग जाओगे ना हर सेक्शन में, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो आपका ये समझ लीजिए उस दिन आप टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे। फिर आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, आप जो पेपर में बैठोगे वही क्लियर हो जाएगा। और उस लेवल तक पहुंचना है। अभी आपका जो लेवल चल रहा है वो 60% पे चल रहा है। किस पे चल रहा है, 60 पे। तो अब इसको बढ़ाने की थोड़ी ज़रूरत, दैट्स वाई मैं पिछले चैप्टर ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं बोलता कि आप एवरेज का टेस्ट होगा तो तुम पिछले को बिल्कुल एकदम बिल्कुल लात ही मार देते, अब उनका जीवन ख़त्म। तो वो रहेंगे, वो रहेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट होगा पूछेंगे, ठीक है ना।